लेकिन शिक्षकों के को सम्मान दिए बिना भी कुछ नहीं हो सकता। भूखे पेट शिक्षक कितना करेंगे, फिर भी जितना हो सकता है उससे ज्यादा आपके निर्देश और आपके आदेश का पालन हम शिक्षक करते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है कि हम तो आपका आदेश का पालन कर रहे हैं, आप हमारे निवेदन पर एक बार विचार करें और विचार कर करके मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के जैसे ही हमको भी अपना अंग माने और हम लोगों को भी उसी शिक्षा उसी नीति के तहत 9300 का जो पूर्ण वेतनमान का स्केल है उसको आप प्रदान करें। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज लाइव। चूंकि बिहार में शिक्षा को लेकर के तमाम सवाल उठाए जाते हैं, शिक्षकों को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उन शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों का क्या जिनका शोषण वर्षों से होता आया है। हम बात कर रहे हैं वित्त रहित उन कॉलेज और स्कूलों की जिनके साथ सरकार लगातार शोषण की नीति अपनाई हुई है। हम उन्हीं मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आलोक आजाद जी, जो अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, और इनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों इस तरह के रवैया सरकार अपना रही है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी धन्यवाद। आलोक जी, क्या लगता है, चूंकि बिहार में जितने भी वित्त रहित कॉलेज हैं, ये कब शुरू हुआ, क्या नाम वित्त रहित नाम क्यों आया, अनुदानित नाम क्यों आया यहाँ की शिक्षण संस्थाओं के लिए, इस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति की शुरुआत 1982 के पूर्व पहले हुई, आजादी के बाद से ही हुई है। जब देश आजाद हुआ तो देश के आजादी के बाद ज्यादातर जो शिक्षण संस्थान थे या आजादी के पूर्व में भी वो किसी व्यक्तिगत लोगों के, जमींदारों के द्वारा संचालित होते थे, व्यवसायी वर्ग के द्वारा संचालित होते थे, गांव के लोगों के द्वारा संचालित होते थे। तो ज्यादातर जो संस्थान थे वो निजी ही थे। बिल्कुल। बाद में सरकार जब भारत आजाद हुई तो देश में बहुत सारे शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण किया गया, जो सरकारी हो गई। आप देखिए, पटना का AN कॉलेज हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, आप दरभंगा यूनिवर्सिटी की बात कर ले, आप बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर ले, सभी यूनिवर्सिटी की बात कर ले, सभी का सभी बिल्डिंग सरकार ने नहीं बनाया है। किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने, किसी संगठन ने बनाया है, किसी परिवार ने बनाया है, किसी जमींदार ने बनाया है। वो किसी सरकार के अंग नहीं थे। बिल्कुल। उनमें जज्बा था शिक्षण व्यवस्था, देश के शिक्षण व्यवस्था को, राज्य के शिक्षण व्यवस्था को सुधार करने का, और उसी के तहत इन संस्थानों का गठन हुआ है। और तब उस समय जब गठन हुआ, गठन होने के बाद शिक्षकों को की बहाली की गई। उसके लिए हर संस्थान में एक समिति, कमेटी हुआ करती थी जो स्कूल के डोनर के द्वारा संचालित हुआ करता था। डोनर ही शिक्षकों की नियुक्ति करते थे, डोनर ही शिक्षकों का वेतन देते थे, डोनर ही शिक्षकों को रखते थे और निकालते भी थे। उनके पास ये अधिकार होता, सारा अधिकार उनके पास था। वो एक निजी विद्यालय के तर्ज पे वो संस्थानों को चलाया जाता था। बिल्कुल जी। तो ये क्या, चूंकि ये जो दौर था जिस समय निजी विद्यालय के तौर पे चलाया जाए, चूंकि आज भी आप जब देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं अलग अलग, जैसे अगर हम बात करें आपने जैसे अनुग्रह नारायण कॉलेज, AN कॉलेज की बात कही, इसके अलावा बहुत सारे सिरसा कॉलेज है, सासाराम में तकिया शंकर महाविद्यालय है, या ऐसे तमाम जिलों में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका सिर्फ नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि वो उनके द्वारा अधिग्रहित किया हुआ था, उनके द्वारा संचालित था, जिनके नाम पर वो कॉलेज था। या तो उनके पूर्वजों ने जमीन दिया हुआ था, या तो उनके घर के किसी सदस्य जो उस कॉलेज या स्कूल को संचालित करते थे। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद बीच में 1985 में जब जगन्नाथ मिश्र थे, उन्होंने इस बीच में इन सारे कॉलेजों को 1982 में इन तमाम जो प्राइवेट संस्थान थे, निजी संस्थान जो चल रहे थे, उनको जगन्नाथ मिश्र तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसको सरकार के अंडरटेकिंग में लिया और सरकारी घोषित किया और इनके सारे कर्मचारी जो थे उनको सरकारी कर्मचारी बना दिया गया। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे कॉलेज, कुछ ऐसे स्कूल और संस्थान रह गए जिनको सरकारी नहीं घोषित किया गया और वो आज भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ऐसा क्यों किया गया? आलोक आजाद जी, चूंकि आप अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, तो आप इस बात को बखूबी बताएंगे कि ये क्यों इस तरह का दोहरापन नीति क्यों अपनाई गई थी? जी बिल्कुल, 1982 के करीब में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उस समय लगातार बिहार भर के शिक्षक आंदोलनरत थे, मुख्यमंत्री आवास तक को घेर दिया गया था शिक्षकों के द्वारा। तो उस समय जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने बड़ा निर्णय लेके बिहार के बहुत सारे शिक्षण संस्थानों को अधिग्रहण किया। अभी बिहार में जो माध्यमिक विद्यालय है, इंटर स्तरीय विद्यालय जो सरकारीकरण जिनका हो चुका है, वो सबका सब उसके पहले वित्त रहित ही थे, मैनेजमेंट के द्वारा संचालित थे। ज्यादातर विद्यालय की स्थिति वैसी ही बनी हुई थी, जगन्नाथ मिश्रा जी के द्वारा अधिग्रहण किया गया और वो सब सरकारीकरण सभी का हो गया। 1982 में सरकारी हो गया, 82 में 83 में। उस समय बहुत सारे कॉलेज जो बच गए, उन लोगों ने उस समय से प्रयास करना स्टार्ट किया। कुछ कमियां रही थी जिनको पूरा करने के काफी प्रयास उन लोगों ने किया। किस तरह के बावजूद? एक मिनट में आपको रोकूंगा। जैसे जिन कॉलेजों को सरकारी कॉलेज बनाया गया और जिनको छोड़ दिया गया वो क्या सरकार के पैरामीटर पर पैमाने पर नहीं आ रहे थे, या किसी तरह की कुछ ऐसी कौन सी कमियां रही जिसके वजह से इसको छोड़ दिया गया? बिल्कुल, सरकार का पैरामीटर हमेशा बदलता रहता है इस मामले में। और उस समय कुछ पैरामीटर था, उसके बाद फिर कुछ हो गया, तो लगातार पैरामीटर सरकार का बदलता रहता है इस मामले में। अभी कुछ दिनों पूर्व भी जो पूर्व अध्यक्ष थे नागेश्वर शर्मा, जब मैं आपको पहले पूर्व में ले चलता हूँ, फिर मैं इस पर भी आता हूँ। तो जब 1982 में जो वित्त रहित संस्थान जो बच गए, वो अभी तक वित्त रहित ही संस्थान रहे हैं लगातार उन्होंने। जबकि आप देखेंगे बहुत सारे वित्त रहित संस्थान ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग और जिनका व्यवस्था सरकारी संस्थानों से भी ज्यादा उच्च क्वालिटी का है। वहाँ शिक्षक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, और इंटरमीडिएट और डिग्री की पढ़ाई कराने वाली जो संस्थानें हैं उनमें 60% बच्चे इन्हीं वित्त रहित संस्थानों से पास होकर आते हैं, जो अच्छा करते भी, सभी बच्चे अच्छा करते हैं, इनके बच्चे भी अच्छा करते हैं, पढ़ाई के मामले में कोई कमी नहीं रहती इनके यहाँ भी। बावजूद वित्त रहित रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार 2005 में आई, उन्होंने इसकी सुध ली और लेने के बाद इनको वित्त रहित से अनुदानित शिक्षा नीति पर लाया, और तब से वित्त रहित का कलंक इनके माथा से खत्म हो गया और ये अनुदानित शिक्षा नीति के तहत आ गए। उसमें डिग्री कॉलेजों को, माध्यमिक स्कूलों को और इंटर कॉलेज, जो 3 तरह के वित्त रहित संस्थान इस बिहार में हैं, इनके लिए एक राशि तय कर दी गई, जिस राशि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले के लिए इतनी राशि, सेकंड श्रेणी से उत्तीर्ण बच्चों के लिए इतनी राशि, और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण के लिए यह राशि, ऐसा करके डिग्री, इंटर और माध्यमिक के लिए बांध दिया गया। इसमें कहा गया कि आपके विद्यालय के बच्चे जब इंटर के एग्जाम में, माध्यमिक मैट्रिक के एग्जाम में या डिग्री के एग्जाम में जब पास होंगे, फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, तो आपको पर स्टूडेंट इतना रुपया के हिसाब से मिलेगा। मतलब सरकार ने अनुदान के रूप में एक राशि फिक्स कर दी इन कॉलेजों के लिए कि अगर आपके यहाँ से बच्चे जिस संख्या में भी आए उसी अनुपात में आपको अनुदान दी जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं उसमें बताता हूँ, उसमें सरकार ने फिक्स तो कर दिया, लेकिन उसमें एक बाउंडेशन सरकार ने लगा दिया। तो ये लगाया कि चाहे बच्चे कितने भी आपके यहाँ पास हो, भले ही आपका पासिंग प्रतिशत और राशि मिला के 1 करोड़ से ज्यादा रुपया भी यदि होता है, तो फिर भी मैक्सिमम जो राशि होगी वो 50 लाख है, उसका ही भुगतान किया जाएगा। 50 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि 50 बच्चे कम होते हैं और कम बच्चे पास करते हैं, तो 50 लाख से कम राशि की भुगतान हो सकती है। आप क्या है कि 10 लाख का हिसाब बनेगा तो 10 लाख का भुगतान ही होगा, 11 लाख नहीं होगा। लेकिन आपके यहाँ यदि 1 करोड़ का बैलेंस बनता है तो आपको 1 करोड़ का भुगतान नहीं होगा, आपको 50 लाख ही होगा। ये बैरियर सरकार ने बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 2005 में अनुदानित नाम प्रस्ताव हुआ और इस नाम के साथ जो वित्त रहित कॉलेज और शिक्षण संस्थान थे उनको अब अनुदान मिलना शुरू हो गया। लेकिन इसमें भी ये पैरामीटर बनाया गया कि आपको 50 लाख से ज़्यादा के जो भी बजट होगा वो नहीं पास किए जाएंगे। अगर उससे कम अगर आपके छात्र पास होते हैं और उसका आप बिल सबमिट करते हैं कि हमारे बच्चे का अगर 1 करोड़ या 5 करोड़ जो भी हो,
तब भी उस केस में आपको 50 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी जिस तरह के शिक्षण संस्थानों में इस तरह की सेवाएं दी जाती है, बच्चे भी वहाँ एडमिशन लेते हैं, तो क्या उनके सीट लिमिट्स होते हैं या फिर क्या उनके अलग से कोई राशि छात्रों से वसूली जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज चलाना है, शिक्षकों का वेतन देना है और सारे कॉलेज का रख रखाव करना है, इन सारी चीज़ों का जो बजट है वो कैसे बनता है? बिल्कुल, जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ तो कैसे किसी भी तरह संस्थानों को चला दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ संस्थानों को चलाना बहुत मुश्किल है। और वित्तरहित संस्थान में ऐसे ऐसे कॉलेज भी हैं। अब सरकार ने पहले अनलिमिटेड एडमिशन हो जाया करते थे तो बड़ी संख्या में बच्चे हुआ करते थे, अब सरकार ने लिमिट फिक्स कर दिया है। सभी संस्थानों का कोटा फिक्स किया है कि इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे और आप उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे जिनको सरकार ने आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए भेजा है। आप अपने मन से नहीं लेंगे। इसमें मैं एक मिनट आपको ये भी बता देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अभी जो शिक्षा में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में जो एडमिशन का नीति बनाई गई है उसमें ये साफ तौर से बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है कि अब आप किसी भी मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आपके मार्क्स और आपके नज़दीक जो आपके एड्रेस के या क्षेत्र के नज़दीक कॉलेज होगा उसी के हिसाब से आपका नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जो उस एरिया में कॉलेज होगा उसमें एडमिशन लेने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी ये नीति के तहत ये एडमिशन भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और बिहार में वित्तरहित जो संस्थान है उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। बिहार में जो वित्तरहित के इंटरमीडिएट संस्थान है उनका 715 संख्या है। 715 विद्यालय है जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कराती है और वो सभी की सभी अनुदानित श्रेणी की है, जिनके पास अरबों की संपत्ति है। और उतना ही नहीं, बिहार का माध्यमिक वित्तरहित माध्यमिक जो विद्यालय है उनकी संख्या भी 507 के लगभग है। और डिग्री की ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई कराते हैं वैसे संस्थान भी बिहार में हैं जो वित्तरहित शिक्षा नीति के तहत आते हैं। उनकी संख्या भी 225 है, लगभग बहुत बड़ी संख्या है। 1000-1500 के आसपास की संख्या है वित्तरहित संस्थानों की बिहार में। और जिनको अनुदानित शिक्षा नीति के तहत रखा गया है, लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं कि उनको अनुदान की जगह पे वेतनमान दिया जाए या घाटा अनुदान दिया जाए। मैं भी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उनको घाटा अनुदान दिया जाए या वेतनमान दिया जाए। उनको यदि नियोजित शिक्षकों की तरह वेतनमान दे दिया जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए भी, क्योंकि वो भी बिहार के ही हैं और शिक्षा को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक सवाल और भी यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो मदरसा और संस्कृत विद्यालय थे वही कहीं ना कहीं अनुदानित थे, वित्तरहित थे, अनुदानित किया गया। लेकिन अब संस्कृत विद्यालय और मदरसा जो है इनके जो शिक्षक हैं 2012 से पहले 2011 से पहले की जिनकी ज्वाइनिंग थी उनको वेतनमान यानी कि 9400 या 9300 शायद उनका पे स्केल हो, बिल्कुल उसके तहत उनकी सैलरी निर्धारित कर दी गई। लेकिन अभी जो नियोजित शिक्षक हैं चाहे वो माध्यमिक हो या प्राथमिक हो, इनका जो पे स्केल है वो उनके बराबर में नहीं किया गया। अभी लगातार इसकी लड़ाई भी बिहार में लड़ी जा रही है। जी बिल्कुल। आलोक जी, चूंकि आप शिक्षा जगत से हैं, आप अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, इसमें किस तरह के दोहरापन नीति सरकार अपना रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की, और दूसरे तरफ जिनकी चलन अब लगभग खत्म हो चुकी है, मदरसों की पढ़ाई की चलन धीरे धीरे खत्म हो रही है, संस्कृत विद्यालय की पढ़ाई की चलन धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनके शिक्षकों को वेतनमान अभी 9300 पे स्केल देना और माध्यमिक जो अभी रेगुलर हमारे शिक्षा नीति के हिस्सा है, इन शिक्षकों के साथ इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, आप बिहार में शिक्षा नीति लगता है जैसे सरकार अपनी सुविधा के अनुसार बदल रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी काफी शिक्षा के प्रति उनका ध्यान रहता है और बराबर शिक्षा के बेहतरी के लिए काम करते हैं। और उसके बावजूद भी बिहार में जो मदरसा है जिनकी संख्या लगभग 1129 है, उसके साथ साथ संस्कृत विद्यालय है जिनकी संख्या 531 है। 1119 मदरसा और 531 संस्कृत विद्यालयों को
शिक्षा विभाग ने एक संकल्प निकाला जो विभागीय संकल्प संख्या 970 है, जो 31/8/2013 के प्रभाव से है। उस संकल्प संख्या के अनुसार, उस संकल्प संख्या कहता है कि आपको 15/2/2011 यह तिथि निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। 15/2/2011 के पूर्व मदरसा और संस्कृत विद्यालय में जिन शिक्षकों की बहाली विद्यालय की कमेटी के द्वारा की गई है, उनको 9300 का स्केल, 9300 से 34,800 का स्केल दिया जाएगा। वहाँ जो प्रधानाध्यापक होंगे उनको 9300 से 34,800 और 4600 का ग्रेड पे मिलेगा, जबकि वहाँ जो शिक्षक होंगे उनको 9300 से 34,800 और 4200 का स्केल मिलेगा। तो एक, और वो भी उनका सरकारीकरण नहीं हुआ, वो अनुदानित कॉलेज ही होंगे, लेकिन उनको प्रति माह अनुदान के रूप में यह वेतनमान मिलेगा जो 15/2/2011 के पूर्व बहाल जो शिक्षक है उनको और प्रधानाध्यापक है उनको किसी तरह की परीक्षा भी नहीं देनी है। मतलब उनके लिए कोई पात्रता, कोई एलिजिबिलिटी मान्य नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई पात्रता नहीं है। हम देखेंगे कभी, और बाकी जो संस्थान, जो वित्तीय संस्थान बिहार के हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी की थी, जिनकी लगभग 1,500 के करीब संख्या है, बड़ा संख्या है। इसमें मैंने बताया था आपको, इंटरमीडिएट में 715 है, डिग्री 225 है और 507 माध्यमिक विद्यालय हैं। उनके शिक्षकों को अनुदान भी प्रति माह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है इस बिहार में। हालांकि सरकार ने सुधार किया है, अभी बावजूद डिग्री का 8 साल का अनुदान बाकी है, माध्यमिक का अनुदान 5-6 साल का बाकी है, इंटर का अनुदान बाकी है। त्योहारों में भी उनको अनुदान नहीं मिल पाता है, पिछले कई सालों से बकाया था। इस साल कुछ अनुदान अभी जारी होने के प्रोसेस में है, कहीं कुछ मिला भी है। तो सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार अनुदानित या मदरसा विद्यालय के अनुदानित शिक्षक उनके ही राज्य के निवासी, उनके ही की जनता है, वैसे ही इन वित्तरहित संस्थानों के जो शिक्षक है वो भी इस बिहार के ही निवासी हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की जनता है, हम सभी बिहार के लोग हैं। बिहार के शिक्षण व्यवस्था को सुधारने में उनका भी बड़ा योगदान होता है। उनको भी, जो भी, मैं तो ये कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बिहार के नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष लगातार समान काम समान वेतन, जो कि 9300 और 4600 का स्केल होता है और 9300 और 4200 का स्केल होता है, इसके लिए लगातार 2010 से आपसे मांग कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आपने कहा कि बिहार के मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के जो शिक्षक संघ हैं, उनके मांग करने पर हमने उनको 9300 से 4600 और 9300 से 4200 का स्केल दिया है। तो जब आप उनको दे सकते हैं तो बिहार के नियोजित शिक्षक, बिहार के नियोजित पुस्तकालय अध्यक्ष, बिहार के इंटरमीडिएट अनुदानित कॉलेज के शिक्षक, बिहार के डिग्री कॉलेज अनुदानित के शिक्षक, बिहार के माध्यमिक अनुदानित के शिक्षक, इन्होंने क्या गलती की है? इनको आपने क्यों नहीं 9300 का स्केल दिया है? इनको भी 9300 का स्केल दिया जाए। इनके शिक्षकों की नियुक्ति की जो है, आपने तो नियोजन नीति में जो 2010 के पहले, 2011 के पहले जो बहाल शिक्षक थे उनका आपने दक्षता परीक्षा लिया, उसके बाद आपने टीईटी को लागू किया है, आपने परीक्षा लेके बहाली की है नियोजित शिक्षकों की। सारे जितने भी आपके जो मानक हैं, सभी मानकों को इन सबने पूरा किया है हम लोगों ने। तो जब सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है, एक तरफ बिना परीक्षा का 9300 का स्केल दिया जा रहा है, भी अनुदानित, हम तो आपके अंग हैं, हम तो नियोजित शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा अनुदान प्राप्त डिग्री, इंटरमीडिएट और माध्यमिक के शिक्षक हैं, फिर 9300 का स्केल इन सभी लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा बिग न्यूज 9 के माध्यम से आपसे मेरा निवेदन है कि ठीक है, आप 15/2/2011 के पूर्व जो बहाल शिक्षक हैं मदरसा और संस्कृत के, जब आप उनको दे सकते हैं 9300 का स्केल, तो आप 15/2/2011 के पहले के जितने भी बहाल शिक्षक हैं
नियोजित हो, शिक्षक हो, पुस्तकालय अध्यक्ष नियोजित हो, वित्त रहित डिग्री हो, वित्त रहित इंटर हो या वित्त रहित माध्यमिक हो, इनको भी आप 9300 का स्केल दीजिए और 4200 और 4600 का ग्रेड पे दीजिए इनकी योग्यता के अनुसार, हालांकि सोशल जस्टिस और समान काम का समान वेतन और नैसर्गिक न्याय हर राज्यवासियों के साथ सामान्य नीति का जो नैसर्गिक न्याय है भारतीय संविधान में उसको लागू किया जा सके बिहार में भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है कि आप इस तरह का निर्णय लेके एक बिहार का शिक्षक जगत को प्रसन्न खुश कर सकते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव होगा आप यदि लेते हैं तो ये तमाम जो बातें हैं मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब और बिग न्यूज़ 9 आपसे ये उम्मीद करती है कि शिक्षा जो एक हमारा अधिकार है, बिहारवासी का अधिकार है, और उस शिक्षा जगत में भी अगर शिक्षकों की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक बिहार विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन लगातार बिहार में जिस तरह से शिक्षकों को अनदेखी किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को दरकिनार करने की सोच रही है। एक तरफ संस्कृत विद्यालय और मदरसा के शिक्षकों को पे स्केल देती है, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी टीचर नहीं है। बावजूद इसके जो सरकारी नियोजित टीचर हैं उनकी जो वेतनमान है वो नहीं दिया जा रहा है। तो बिहार में ये दोहरापन नीति क्यों हो रही है? शिक्षा मंत्री से ये सवाल सीधा है कि आखिर ये दोहरापन नीति क्यों? क्योंकि मदरसा और संस्कृत बोर्ड जो है उसके जो शिक्षक है वो अनुदानित विद्यालय है और वो आपके कर्मचारी नहीं है, और जो आपके कर्मचारी हैं आप उनके दोहन क्यों कर रहे हैं? तो बिग न्यूज़ 9 का ये सीधा सवाल मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री से है, और उनसे ये भी है कि उन वित्त रहित कॉलेजों का क्या, जिनको आप अनुदान के नाम पर सिर्फ ढेला थमा रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्योंकि अनुदानित नाम दे देने से उनकी समस्याएं दूर नहीं हो जाती है। अनुदान का मतलब ये नहीं होता कि आप एक फिक्स राशि उनको दे दें, क्योंकि उनके यहाँ जो शिक्षण संस्थान है, उनके शिक्षक हैं, उनके तमाम जो आपके गाइडलाइन और पैरामीटर पर वो सक्षम है, तो फिर उन्हें भी सरकारी क्यों नहीं कर देते? जो बच्चे वहाँ से पास आउट होते हैं वो आपके कैबिनेट में मंत्री भी हो सकते हैं, देश में बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं। तो ऐसे कॉलेजों और स्कूलों को अब तक वित्त रहित और अनुदानित क्यों रखा गया है? सवाल तमाम है, और मैं अपने दर्शकों से ये बात कह रहा हूँ कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि इस खबर के माध्यम से सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँच सके कि उन शिक्षकों को और उन विद्यालयों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं वो एक कहीं ना कहीं किसी रूप से किसी कॉलेज किसी स्कूल से पास होकर के ही आए, और उनको भी ये सोचना होगा कि जिस स्कूल जिस कॉलेज से वो पास होकर के आए, क्या उन स्कूल और कॉलेजों का स्थिति सुदृढ़ होना नहीं देखना चाहते? अगर चाहते हैं तो इस खबर को सरकार तक पहुंचाइए, उनके कानों तक ये आवाज गूंजनी चाहिए और ये दिखनी चाहिए कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति सुदृढ़ किए बिना, विद्यालयों की स्थिति और कॉलेजों की स्थिति सुदृढ़ किए बिना शिक्षा नीति में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो आज के हमारे मेहमान हैं आलोक आजाद जी, जो अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आलोक जी, और आप दर्शकों से एक बार फिर से अपील कीजिए कि क्यों और कैसे ये होना चाहिए, और सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ, आवेदन करना चाहता हूँ कि हम भी आपके बिहार की जनता है, हमारा विकास भी आपके हाथ में है। बिहार के विकास के प्रति आप कृत संकल्पित हैं, बिहार को विकास के प्रति के पथ पर ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे भी हैं। बिहार ने बहुत बदलाव देखा है, बहुत कुछ बदला है पिछले 15 सालों में। नियोजित शिक्षकों का किस्मत नहीं बदला, वित्त रहित शिक्षकों का किस्मत नहीं बदला, किस्मत बदला है संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों का, किस्मत बदला है मदरसा के शिक्षकों का। तो जब संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों का माननीय मुख्यमंत्री जी आप किस्मत बदल सकते हैं, तो बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष,
इंटरमीडिएट वित्त रहित अनुदानित शिक्षक, डिग्री वित्त रहित अनुदानित शिक्षक एवं माध्यमिक वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों का किस्मत भी आपको बदल देना चाहिए। जैसे वो आपके बिहार के अंग है, बिहार के प्रगति में वो लोग सहायक है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है, वैसे ही हम लोग भी लगातार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है। लगातार आपने भी महसूस किया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि बिहार में छात्रों का रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ रहा है। बिहार के बच्चे देश स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। IIT जे का एग्जाम आता है, उसमें भी देश में टॉपर जो बच्चे होते हैं बिहार के होते हैं। देश IAS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बिहार का शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, जिसको आपने खुद भी महसूस किया है। तो जब सब कुछ हम लोग करके देने को तैयार है, जो आपने कहा है बिहार के प्रगति के लिए बिना शिक्षा का कुछ नहीं हो सकता माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन शिक्षकों के को सम्मान दिए बिना भी कुछ नहीं हो सकता। भूखे पेट शिक्षक कितना करेंगे, फिर भी जितना हो सकता है उससे ज्यादा आपके निर्देश और आपके आदेश का पालन हम शिक्षक करते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है कि हम तो आपका आदेश का पालन कर रहे हैं, आप हमारे निवेदन पर एक बार विचार करें और विचार कर करके मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के जैसे ही हमको भी अपना अंग माने और हम लोगों को भी उसी शिक्षा उसी नीति के तहत 9300 का जो पूर्ण वेतनमान का स्केल है उसको आप प्रदान करें। हम सभी का आपसे करबद्ध निवेदन है। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, वित्त रहित शिक्षक सभी के तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं। बिग न्यूज 9 के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी बातों पर ध्यान दें और हम जल्द से जल्द हम लोगों को वेतनमान दें, ताकि हम लोगों के परिवार का भी भविष्य, बिहार का भविष्य तो हम लोग लगातार सुधार रहे हैं, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य इस अल्प वेतन में, इस अल्प अनुदान में नहीं हो पा रहा है। आपसे यह निवेदन है कि हमारा भविष्य की चिंता आप करें और बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं और नौनिहालों के भविष्य की चिंता हम लोग को करने दे। उनके शिक्षण व्यवस्था में बदलाव, उनके शिक्षण अच्छा शिक्षा प्रदान करने का जिम्मेवारी हम लोगों के कंधों पे जो आपने दिया है उसका निर्वहन करने को हम लोग तैयार हैं। हमारे कंधों पे जो परिवार का जो बोझ है, परिवार का जो भविष्य निर्धारित करने का बोझ है, उस बोझ को आप लेने का कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे और हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप YouTube पर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। और अगर ये खबर आप Facebook और Instagram के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो करें और साथ ही साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये खबर और ये जो जिस तरह का मुद्दा है, इन मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। और दीजिए इजाज़त हम दोनों को। नमस्कार।